नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने आपको बोला था कि हम जीएनएम फर्स्ट ईयर 2022-23 सेशन वाले बच्चों का उन लोगों का बैच स्टार्ट करेंगे, और जो न्यू बैच के स्टूडेंट्स हैं जिनका इस साल ये 23-24 साल में एडमिशन होना है, तो उन सभी के लिए भी ये वीडियो उतना ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ताकि आप अपना रेगुलर क्लास कर सकें अच्छे से। तो सबसे पहले आज हमारा पहला सब्जेक्ट है बायोलॉजिकल साइंस का, ठीक है, जिसमें हम लोग आज सबसे पहले एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे। बिहेवियरल साइंस में क्या पढ़ना रहता है, कैसे क्या, थोड़ा इंट्रोडक्शन जानेंगे इसका अच्छे से, डिप से, थोड़ा सा कुछ डिफिनेशन के साथ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेशक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास तक बने रहें। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ डिफिनेशंस, जिसमें है पहला डिफिनेशन आपका सब एनाटॉमी के बारे में कि एनाटॉमी होता क्या है। तो कहता है कि साइंस की वह शाखा जिसमें हम लोग मानव शरीर के समान संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग किसी भी व्यक्ति के शरीर की बनावट, ठीक है, उसके अंगों की बनावट, वो किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप हार्ट का स्ट्रक्चर, किडनी स्ट्रक्चर, या फिर आई का स्ट्रक्चर, मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन सब को पढ़ना ही एनाटॉमी कहलाता है, ठीक है। अब बात करें फिजियोलॉजी की, तो कहता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग मानव शरीर के अंगों और उनमें होने वाले भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग फिजियोलॉजी कहते हैं। मतलब कि फिजियोलॉजी में हम लोग ह्यूमन बॉडी का जो फंक्शंस होते हैं, जो उसके कार्य होते हैं, या फिर जो हमारे ऑर्गन्स वगैरह हैं, उन सभी का क्या कार्य होता है, किस तरह से इनमें रासायनिक परिवर्तन आते हैं, किस तरह से इनके भौतिक परिवर्तन आते हैं, तो इन सभी को विस्तार से अध्ययन करना ही फिजियोलॉजी कहलाता है। चलिए, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा सेल। तो कहते हैं कि सेल मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है और यह हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी है। इसका यह मतलब हुआ कि कोशिका ही हमारे शरीर की संरचना बनाने में मदद करती है और यह स्वतः जनन की क्षमता रखती है। इसका यह मतलब हुआ कि कोशिका खुद से अपना उत्पादन करती है, इसे अपना खुद को बढ़ाने के लिए किसी भी दूसरे चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट टिश्यू। तो कहते हैं कि उत्तक किसे कहते हैं, तो कहता है कि एक समान रचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। जो ये कोशिका भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो कहता है कि वैसी सारी कोशिकाएं जो एक समान स्ट्रक्चर की हो और उन सभी का काम करने का तरीका भी एक जैसा ही हो, तो इन सभी कोशिकाओं के आपस में मिलने से उत्तक का निर्माण होता है। नेक्स्ट है ऑर्गन। तो कहता है कि जब मानव शरीर में अलग अलग प्रकार के टिश्यू, ठीक है, किसी विशेष भाग को बनाते हैं, यानी कि जब बहुत सारे टिश्यू मिलकर के किसी एक विशेष भाग का निर्माण करते हैं तो उसे अंग कहते हैं। और कहते हैं कि प्रत्येक अंग अपना काम खुद करता है और तथा एक दूसरे के निर्भर करता है। नेक्स्ट कहता है सिस्टम। तो कहता है कि जब एक या एक से अधिक अंग, ठीक है, यानी कि जब कोई एक अंग या उससे अधिक अंग आपस में मिल करके काम करते हैं तो उस समूह को हम तंत्र कहते हैं, और यह कई प्रकार का होता है। जैसे कि बात करें तो हो गया पाचन तंत्र या श्वसन तंत्र। तो जैसे कि श्वसन तंत्र अगर हम लेते हैं तो श्वसन तंत्र में आपका श्वसन तंत्र में आपका नाक, मुंह, गला, यानी कि आपका ट्रैकिया, फेफड़े, बहुत सारे अंग मिलकर के काम करते हैं, तो इससे हम लोग पूरा एक सिस्टम कहते हैं, यह तंत्र कहलाता है और यह कई प्रकार का होता है। चलिए देखते हैं कौन कौन से तंत्र होते हैं। तो सबसे पहला आपका तंत्र है इसमें त्वचीय तंत्र, यानी कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। जब बहुत सारी त्वचा मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करती है, इसे हम लोग त्वचीय तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट आपका कंकाल तंत्र, पेशीय तंत्र। पेशीय तंत्र मांसपेशियों का बना होता है, कंकाल तंत्र आपका बोन्स से मिलने से बनता है। पाचन तंत्र आपका स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर और भी ऑर्गन्स को मिलने से बनता है।
नेक्स्ट आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। तो आपका श्वसन तंत्र आपका नाक, मुंह, ग्रासनली, ग्रसनी, ट्रैकिया, फेफड़े आदि के मिलने से बनता है। परिसंचरण तंत्र, तो परिसंचरण तंत्र में आपका हृदय भाग लेता है, फिर आपके कह लीजिए लंग्स भी भाग लेते हैं, साथ ही आपका महाधमनी, तो इस तरह से अलग अलग अंग भाग लेते हैं। नेक्स्ट उसी तरह तंत्रिका तंत्र, इसमें बहुत सारी तंत्रिकाएं अब भाग लेती है। नेक्स्ट आपका उत्सर्जी तंत्र, तो इसमें आपका किडनी, फिर यूरेटर, यूरेथ्रा, तो ये सब मिलकर के उत्सर्जी तंत्र का निर्माण करती है। इसी तरह आपका आएगा एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी तंत्र, जो आपका कई प्रकार के हार्मोन्स वगैरह का स्त्रवण करती है। नेक्स्ट आपका है लसिका तंत्र, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम, तो लसिका तंत्र से आपका कह लीजिए लसिका का प्रवाह होता है। नेक्स्ट आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र, तो ये मानव शरीर के अस्तित्व को बनाए रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रजनन तंत्र के द्वारा ही मानव के अस्तित्व की भूमिका बनी हुई रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कैविटी के बारे में कि कैविटी होता क्या है और यह कैसे कितने प्रकार के होते हैं। तो कहता है कि सबसे पहले बॉडी कैविटी, तो कहता है कि शरीर के अंदर जो भित्ति युक्त यानी कि दीवारनुमा खोखली जगह पाई जाती है उसे हम लोग कैविटी कहते हैं, यानी कि शरीर के अंदर दीवारनुमा एक खोखली जगह पाई जाती है उसे हम लोग गुहिका कहते हैं, और यह मुख्यतः आपका 4 भाग में बटी होती है, जिसमें सबसे पहला आपका होता है कार्नियल कैविटी, जिसे हम लोग कपालीय गुहा भी कहते हैं। ठीक है, तो कहता है इसका निर्माण आपका कपाल की हड्डियों और ब्रेन के द्वारा होता है, यानी कि जो आपका ऊपर का जो कपाल होता है स्कल, उसके और ब्रेन के साथ आने से बनता है आपका कार्नियल कैविटी। नेक्स्ट आपका थ्रोइक कैविटी, तो ये थ्रोइक कैविटी का क्या है, तो थ्रोइक कैविटी आपका धड़ के ऊपरी भाग यानी कि धड़ के ऊपरी भाग में स्थित होता है, और इसमें बोन्स, पसलियों और इंटरकोस्टल मसल का बना हुआ रहता है, यानी कि थ्रोइक कैविटी। और थ्रोइक कैविटी में आपका लंग्स, हार्ट, तो ये सब आपका थ्रोइक कैविटी में आता है। और ये बना कैसे होता है, तो यह हड्डी और फिर जो आपका रिब्स होती है, ठीक है, पसलियाँ, और उसको में जो वहाँ पर इंटरकोस्टल मसल होती है उसके से मिलकर ये बनता है। इसमें आगे से स्टर्नम तथा पीछे थ्रोइक वर्टेब्रा और वर्टेब्रा के मौजूद इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है। ठीक है, तो टोटल आपका थ्रोइक कैविटी में स्टर्नम मौजूद होता है, फिर थ्रोइक वर्टेब्रा होता है, और इन सब के बीच में इंटरवर्टेब्रल डिस्क मौजूद होती है, और इन सब मिलकर आपका निर्माण करता है थ्रोइक कैविटी का। नेक्स्ट अगर हम बात करें एब्डोमिनल कैविटी के बारे में कि एब्डोमिनल कैविटी होता क्या है, होती है इसे हम लोग हिंदी में उदरीय गुहा भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है उदरीय गुहा, तो इसमें आपको उदर से रिलेटेड ऑर्गन्स आएंगे इसमें। तो कहता है कि शरीर की यह सबसे बड़ी गुहा होती है, यानी कि ये थोड़ा नोट करने वाली बात है, आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछता है इसी तरह से कि शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी होती है। तो बेशक शरीर की सबसे बड़ी गुहा आपका एब्डोमिनल कैविटी होती है। कहता है कि यह दिखने में अंडे के आकार का जैसा होता है, लेकिन इसमें कौन कौन से अंग होते हैं, तो बात करते हैं इसमें हम स्टमक, जो हमको पहले बताते हैं, इसमें स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, पैनक्रियाज, अग्न्याशय, लीवर यानी कि यकृत, गाल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय, ठीक है, किडनी और स्प्लेन और यूरेटर मौजूद होते हैं। तो टोटल इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 ऑर्गन्स आपका एब्डोमिनल कैविटी में देखने को मिलेगा। जैसे हम इसमें आगे टॉपिक वाइज सिलेबस में और गहराई में उतरेंगे तो फिर कह लीजिए हम आपको सभी के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे कि किडनी क्या है, पैनक्रियाज क्या है, लीवर क्या है, सब वर्क कैसे करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सभी के बारे में हमको डिटेल से विस्तार से बताएंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आपका चौथा और लास्ट कैविटी है यानी कि पेल्विक कैविटी, यानी कि हम लोग हिंदी में श्रोणी गुहा भी कहते हैं। तो कहता है कि यह एब्डोमिनल कैविटी के निचले सिरे से शुरू होता है, यानी कि जो ये श्रोणी गुहा है आपका, तो श्रोणी गुहा आपका एब्डोमिनल कैविटी के निचले सिरे, जहाँ से आपका एब्डोमिनल कैविटी खत्म होगी फिर वहाँ से आपका श्रोणी गुहा शुरू होती है। और यह कहता है कि आकृति में काफ़ी हद तक फनेल शंकु की तरह होती है, यानी कि
कंप्लीट शंकु नहीं, फनल शंकु, यानी कि जो छिन्नक तरह का होता है, जिसका ऊपरी सिरा नहीं होता, तो उसे हम लोग फनल शंकु कहते हैं। तो कह लीजिए कि या उसकी आकृति की तरह होती है। और इसमें कौन कौन से ऑर्गन शामिल होते हैं, तो इसमें आपका यूरिनरी ब्लैडर होते हैं, फिर आपका यूटेरस, रेक्टम, एनस, ओवेरी, फेलोपियन ट्यूब, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड वास्ट डिफरेंसेस आदि इसमें पाए जाते हैं। तो कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि अगर कहीं कहीं आपको एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी को एक ही पार्ट में मिला दिया जा सकता है, जैसे कि एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी कहता है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा किया जाता है कि एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी को कुछ बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि मिक्स कर दिया जाएगा, या फिर कहीं कहीं लिखा रहेगा एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, क्योंकि दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया जाता है। तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, हमने थोड़ा सा इसे अलग अलग करके बताया है आपको, ताकि आपको समझने में आसानी हो एब्डोमिनल कैविटी क्या है और पेल्विक कैविटी क्या होते हैं। तो ये था आज का इंट्रोडक्शन, जो बिल्कुल बेसिक सा था, और हमने आज आपका वक्त भी ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि आज आपका फर्स्ट डे था। और कह लीजिए कल से आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें डिटेल रहेगी वीडियो, वो थोड़ी सी लॉन्ग जाएगी, पर कोई नहीं, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में कम से कम एक टॉपिक को, ठीक है, जो टॉपिक आज हम पढ़ाएं वो टॉपिक हम एक ही वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज आपके जैसे हमने बताया था कि 4 सब्जेक्ट हैं आपके, और 4 सब्जेक्ट के अलग अलग चैप्टर है, तो सब ख़त्म अपना टाइम से हो जाएगा आपको, फिर इसकी चिंता आपको नहीं करनी है, वो हम करवा देंगे। बस आप लोगों को करना क्या है कि आप लोग को रेगुलर रहना है, और हमारी जितनी वीडियो जाएगी आप उसे कंटिन्यू वॉच ही करते रहिए, ठीक है। बाकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आपको ईजिली हो जाएगी। एग्ज़ाम आते आते तक आप कह लीजिए कि इंडिया में किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम कितना भी हार्ड क्यों ना ले, आप दे सकते हैं नर्सिंग के एरिया में, ठीक है। हाँ, और हम आपको बात कर दें कि बुक्स कौन कौन से लेने हैं। इसमें आपको बहुत से बच्चों के इसमें सवाल आएगा कि क्योंकि जो नए बच्चे होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, उनके मन में डाउट होता है कि जीएनएम में आ गए हैं तो बुक्स कहाँ से लेना है, किधर से लेना है। खासकर वैसे बच्चे जो कह लीजिए अदर स्टेट में रह रहे हैं और किसी और स्टेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में कौन से बुक्स लेना है आपको, ये सब आप लोग सोचें, थोड़ा पढ़ सकते हैं। कोई नहीं, हम आपको यहाँ पर से गाइड कर देंगे बुक के लिए। जो फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, सेकेंड ईयर का हम सिलेबस बताएंगे तो सेकेंड ईयर का बुक के बारे में हम आपको बता देंगे। तभी फिलहाल फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में अगर आप कह लीजिए बिहार या फिर यूपी या झारखंड नर्सिंग के हैं, ठीक है, बिहार, यूपी, झारखंड जीएनएम के स्टूडेंट हैं, तो आप कह लीजिए एक बुक आती है रिफ्रेशर रहती है जीएनएम फर्स्ट ईयर के, जीएनएम फर्स्ट ईयर के, तो इससे बुक आप खरीद सकते हैं। ये आपको कह लीजिए कि अगर आप बिहार या यूपी के स्टूडेंट हैं या झारखंड के, तो आप लोग ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी रिफ्रेशर बुक। इससे आपका कह लीजिए हो जाएगा कंप्लीट 1 ईयर। और अगर आप अदरवाइज आप बिहार से बाहर हैं, खासकर एमपी का, तो आप एमपी वालों के लिए आप 1-2 पब्लिकेशन आता है। एक पब्लिकेशन आपका आता है माउंट बुक्स का, ठीक है, माउंट बुक्स, ये एमबी में इसका लोगो रहेगा बना हुआ। और दूसरा आपका होता है प्रखर पब्लिकेशन का। तो अगर आप बिहार, यूपी या झारखंड के स्टूडेंट हैं तो आप रिफ्रेशर बुक ले सकते हैं, और रिफ्रेशर जीएनएम फर्स्ट ईयर, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको घर बैठे बुक आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका फर्स्ट ईयर का एमपी वालों के लिए, जो एमपी जीएनएम के स्टूडेंट है, माउंट बुक्स और प्रखर पब्लिकेशन का, ये 2 आपका पब्लिकेशन है। मे बी ये बुक आपको ऑनलाइन शॉपिंग आप अमेजोन या पेटीएम पर भी देखने को मिल सकता है, तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर भी देखने को मिल सकता है। तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उधर से जाकर के ईजिली परचेज कर सकते हैं लेटेस्ट पब्लिकेशन का। और अदरवाइज अगर आप राजस्थान नर्सिंग के हैं या फिर पंजाब नर्सिंग के हैं, तो दूसरे स्टेट्स नर्सिंग के हैं, तो उधर का मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर हाँ मैं इतना श्योर कह सकता हूँ गारंटी के साथ, आप यदि
इन तीनों में से कोई भी किताब ले सकते हैं, रिफ्रेशर, मॉन्ट बुक्स या प्रखर, और आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं भी किसी भी स्टेट एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। आप बेशक 100 में से 95 या 97% क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चूँकि अब सॉल्व तो 100% क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहता है, लेकिन अगर हो गया कि कुछ क्वेश्चन बाहर से पूछ दिया तो फिर भी 95% प्लस क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, दावे के साथ मैं कह सकता हूँ ये चीज़ को। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। एक बार आपको बुक का नाम फिर से लिख देता हूँ, बिहार यूपी वालों के लिए है और रिफ्रेशर कोर्स। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, आगे आपकी प्रॉपर क्लास चलती रहेगी। धन्यवाद।